एवरीवन, शायद तुम लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने लगभग 50 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने सब खुद से किए थे। ये क्वेश्चन मैं दोबारा करके सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन वहाँ पे नहीं हो पाए, ध्यान देना यहाँ पे सब लोग। बात यह कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करने होते हैं तो पहले इजी वाले कर लो, फिर वीडियो बनाना होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे। मैं स्टार्ट करता हूँ, फालतू बकवास नहीं करता हूँ, ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या था? द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर एम एन एंड रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम एन। व्हाट इज द सम ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये एक हमने एक ट्राइंगल मान लिया। ठीक है, ए बी सी, सी के अपोजिट साइड एम, इसके अपोजिट साइड एन और इसके अपोजिट साइड रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम एन, जैसा वहां पे दी थी। ठीक है, हमको पता है कोसाइन फॉर्मूला क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है ये फॉर्मूला। तो भाई बी की जगह पे अपोजिट साइड क्या एन है उसकी, तो एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ये वाली साइड, दैट इज एम स्क्वायर प्लस एम इंटू एन डिवाइडेड बाई 2bc मतलब 2m इंटू एन। ये कटेगा एम स्क्वायर से एम स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, और कितना आ जाएगा एम एन अपॉन माइनस एम एन अपॉन 2m, तो -1/2 आ जाएगा। मतलब कॉस ए इज इक्वल टू -1/2, मतलब ये कैसा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। मतलब कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, 120 डिग्री होगी ए की वैल्यू। अब एक ट्राइंगल में अगर एक एंगल मेरा 120 डिग्री हो जाए तो बाकी दोनों का सम मिला के कितना होगा, 60 डिग्री। एंड हेंस एक्यूट एंगल्स का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन बोलता है भाई व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी विद द साइड्स a इक्वल टू 10, c इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 30 डिग्री। भाई एरिया का डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी इंटू साइन बी होता है फॉर्मूला। तो हाफ ऑफ 10 इंटू 4 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 10। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था भाई, a1 a2 a3 a9 आर इन जीपी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो एक जीपी मान लो यार, अगर जीपी के लिए बोला है तो मैंने 2 का जीपी मान लिया, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टिल 2 की पावर 9 तक का जीपी मैंने मान लिया। वैल्यूज पुट कर दी, ln2 का स्क्वायर ln2 का क्यूब ln2 की पावर 4 ln2 की पावर 5 सब वैल्यूज पुट कर दी। भाई लॉग का काम किया तो पावर को बाहर निकालना, तो इसकी पावर आएगी 1, इसकी आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी 3, सब पावर्स मेरी बाहर आ जाएंगी। पावर बाहर आएगी, सब में से log 2 कॉमन आ गया, तो फर्स्ट रो में से log 2 कॉमन, सेकंड रो में से log 2 कॉमन, थर्ड रो में से log 2 कॉमन आ गया। इसकी पावर बाहर आई तो 1, इसकी 2, इसकी 3 4 5 6 7 8 9 एंड इन सब का डिटरमिनेंट कितना आ गया हमारा 0। ln2 का क्यूब इंटू 0, आंसर इज 0। यहाँ पे हो गया हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखना। अगला क्वेश्चन था भाई इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। हमको को पता है रियल इक्वेशन की क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। भाई बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो भाई 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, मतलब k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज डी ऑप्शन। क्लियर है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था भाई हमारे पास में इफ n इक्वल टू 100 फैक्टोरियल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये चीज। इसको लिख सकते हैं log n अपॉन log 2, log n बाय log 3, log n बाय log 4। तो जो नीचे वो ऊपर जाएगा, तो कितना आ गया log 2 बाय log n, log 3 बाय log n, log 4 बाय log n टिल log 100 बाय log n आ गया हमारे पास में। भाई सबके बेस में log n है तो सबका एलसीएम आ गया log n, log a प्लस log b प्लस log c दैट इज log a इंटू b इंटू c। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 टिल 100 दैट इज log 100 का फैक्टोरियल अपॉन log 100 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 100 फैक्टोरियल थी, तो n की जगह 100 फैक्टोरियल, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, दैट इज बी इज द आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था हमारे पास में ये कि z की वैल्यू दी है 1 प्लस आई, देन व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 2 बाई z। तो भाई z इज इक्वल टू 1 प्लस आई दिया हुआ है, तो z प्लस 2 बाई z, तो 1 प्लस आई प्लस 2 अपॉन 1 प्लस आई आ गया, टेक एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर खोला तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 अपॉन 1 प्लस आई स्क्वायर होता है -1 प्लस 1 कैंसिल, तो 2 प्लस 2 आई आ गया, नीचे आ गया 1 प्लस आई। देखो भाई अगर कभी भी a1 प्लस आई b1 अपॉन a2 प्लस आई b2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो इनका कॉन्जुगेट कितना होता है, तो इनका सॉरी मॉडुलस कितना होता है, ऊपर वाले का मॉडुलस अपॉन नीचे वाले का मॉडुलस। तो ऊपर वाले का मॉडुलस 2√2, नीचे वाले का मॉडुलस √2, √2 से √2 कैंसिल, बचा कितना 2, दैट इज बी इज द आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भाई इफ a and b आर द टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m n
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अब एक चीज देखो यहाँ पे मैंने लिखा एक मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे 3/2 का और एक मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे मैंने 2/3 का। क्लियर है? इनका जो आंसर आएगा वो 3/3 का आएगा और इनका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई ये इसके इक्वल है और इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। तो ए बी शुड बी लिखा है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, गलत बात। इधर ए और बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों में से एक भी नहीं है, गलत बात। बोथ ए एंड बी शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है क्या? नहीं। ऑर्डर्स ऑफ ए एंड बी नीड नॉट बी सेम, यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल विद द एलिमेंट कंप्राइजिंग ऑल नंबर्स लेस देन 30। देखो प्राइम नंबर्स लेस देन 30 कितने हो गए? 10 नंबर हो गए। अब भाई 10 नंबर का मेरे को एक मैट्रिसेस बनाना तो कितने बाय कितने का बना सकता हूँ? एक 10/1 का बना सकता हूँ, 1/10 का बना सकता हूँ, 2/5 का बना सकता हूँ, 5/2 का बना सकता हूँ और कोई मैट्रिक्स नहीं बना सकता मैं। तो टोटल में से 4 मैट्रिक्स बना सकता हूँ। आंसर इज सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई पी क्यू आर एस एक 2/2 का मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है। हम लोग को करना क्या, उसकी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई 20 से छोटे प्राइम नंबर्स ही होते हैं, सिर्फ इनमें से वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी दैट इज पी एस माइनस क्यू आर। तो एक काम करो पी और एस को मैक्सिमाइज कर दो। मैक्सिमाइज करोगे मतलब क्या डालोगे? 17 और 19, तो 17 डाल दिया। इन दोनों को मिनिमाइज कर दो, क्या डालोगे? 2 और 3, 2 3 डाल दिया। तो 326 माइनस 6 आंसर आ गया 31। हाँ ये करेंगे 31 कितना आएगा? 3 2 6 और यहाँ पे इसको कर लेते हैं दोबारा 19 इंटू 17, ठीक है 9 7 63, यहाँ पे 323 आएगा। ठीक है तो ये आंसर आएगा 317, 323 आएगा। नेक्स्ट तो ये आंसर आएगा सी ऑप्शन। हाँ नेक्स्ट अगला देखो, ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी है। ए बी का डिटरमिनेंट बी के डिटरमिनेंट के इक्वल है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आंसर इज डी ऑप्शन। ए और बी नीड नॉट बी यूनिट मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। क्लियर है? नेक्स्ट व्हाट इज cot x, cot 2x, cot 4x? क्लास 12th का 11th का क्वेश्चन है भाई। cot 6x को क्या लिख सकते हैं? cot 2x plus 4x। अब यहाँ पे cot a plus b का फॉर्मूला लगा दिया, cot a cot b -1 अपॉन cot a plus cot b। ये इधर चला गया, देखो cot 6x को तोड़ के लिख दिया 2x plus 4x, cot a plus cot b का फॉर्मूला cot a cot b -1 अपॉन cot a plus cot b। ये इधर जाके इंटू होगा, तो cot 6x इंटू cot 4x, cot 6x इंटू cot 2x इज इक्वल टू cot 4x cot 2x -1। भाई इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दोगे तो कितना आ जाएगा? cot 6x cot 4x प्लस cot 6x cot 2x माइनस ये चीज़ इधर भेज दो। एक काम करो, तुमको ये चाहिए ना, 1 को इस साइड भेज दो, 1 को इस साइड भेज दो। 1 इज इक्वल टू cot 4x cot 2x माइनस cot 6x cot 2x माइनस cot 4x cot 6x। क्लियर है? मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर? 1 के बराबर। तो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था भाई, इफ n इज द मीन ऑफ द n ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इन सब का जो मीन है वो m है। क्लियर है? तो मैंने लिखा x1 माइनस के प्लस x2 माइनस के प्लस x3 माइनस के टिल xn माइनस के डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू n के बराबर आ गया। ठीक है, नाउ x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल n, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल n डिवाइडेड बाय n लिखा, और भाई k भी n टाइम्स आएगा, तो n k डिवाइडेड बाय n दैट इज इक्वल टू m। और यहाँ आगे बीच में माइनस, क्यों? क्योंकि माइनस के था, n से n कैंसिल हो गया, k उधर जाएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल n बाय n इज इक्वल टू m प्लस के आ गया, मतलब इन सब का मीन आ गया m प्लस k। तो आंसर आ जाएगा मेरा बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था हमारे पास में, व्हाट इज द सम ऑफ द डेविएशंस वेरिएट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो भाई पहले मीन निकाल लो इनका, तो इन सबको ऐड के डिवाइड बाय 5, मीन आ गया 95। अब चेक करो, 73 में से 95 गया तो -22, आगे 85 में से 95 गया तो -10, नेक्स्ट 92 में से 95 गया तो -3, प्लस 105 में से 95 गया तो 10, 120 में से गया तो 25। अब ये 35 है, ये 35, दोनों का सम 0 हो गया, टोटल आंसर 0, सी आंसर आ गया। नेक्स्ट, इफ द मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो भाई सिंपल सी बात है, मीन तुम लोग को गिवन है 100, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस गिवन है 45/100, और हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय मीन। ठीक है, सिग्मा होता है रूट ऑफ वेरिएंस, तो मैंने लिख दिया रूट ऑफ वेरिएंस बाय मीन। ठीक है, वैल्यू डाल दी, 45/100 इज इक्वल टू रूट V बाय 100, 100 से 100 कट गया, तो
तो भाई v इक्वल टू 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025, आंसर इज ए। नेक्स्ट अगला दिया हुआ भाई हम लोग को, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स और डू द मीन मीडियन मोड हैव द सेम वैल्यू। भाई ये तो हिट एंड ट्रायल करना था, इसको देखो जा करके, इन सब का देखो पहले तो मीन कितना आ रहा है, मोड कितना आ गया, मोड तो 18 आ गया, मीडियन भी 18 आ गया, मोड भी 18 है, मीडियन भी 18 है। अब इसका टोटल करो, 18 3 जा 54 और 6, 54 और 6 60, 60 प्लस 30 90 डिवाइडेड बाय 5 है, करो इसको 90 बाय कितना आता है 518 आता है, 18 ही मीन है, 18 ही मीडियन है, 18 ही मोड है। आगे आंसर बी इज द आंसर। क्वेश्चन ये था कि तीन इन सब में से किसके लिए मीन मीडियन मोड सेम है, तो आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोला गया, इफ द मीन ऑफ द 12 ऑब्जर्वेशन इज 75, ठीक है भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितनी ऑब्जर्वेशन 12, 12 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 75, तो इन सब का सम कितना आ गया, तो इन सब का सम आ गया 12 इंटू 75, 12 का सबका सम आ गया, सबमिशन ऑफ x12 इज इक्वल टू 900, इनको इंटू क्या मतलब सब 12 सम्स का सम आ गया 900। हमको पूछा गया इफ द मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन 65, दो ऑब्जर्वेशन को हटा दिया, जो बची ऑब्जर्वेशन उनका मीन 65 है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 इनमें से जो 10 ऑब्जर्वेशन है अपॉन डिवाइड बाय 10 उनका मीन आ गया 65, मतलब उन सबका सम कितना आ गया 650। तो भाई टोटल सम था 900, इनका सम है 650, तो बताओ उन दो का सम कितना होगा, इसमें से माइनस कर दो, बचा कितना 250 डिवाइड बाय 2 कर दो, उनका मीन आ जाएगा 125। व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्कार्डेड ऑब्जर्वेशन, आंसर है 125। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बोला गया है कि इफ k इज द रूट ऑफ द इक्वेशन देन व्हाट इज द अदर रूट। तो भाई इन दोनों को इंटू करो पहले, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। हम जानते हैं ये मैजिकल इक्वेशन अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसके दो रूट आते हैं, एक आता है ओमेगा, एक आता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू ये रही, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जिसको बोलते हैं, इसी के तो होता है भाई रूट वो, तो भाई एक होगा k तो दूसरा विल बी k स्क्वायर, आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला देखो यहाँ पे, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कंप्यूटेड एज 10। द ज्योमेट्रिक मीन हमको ये नहीं बता रहा कितनी ऑब्जर्वेशन है, कुछ नहीं बता रखा। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10, ठीक है, कितनी तो भी ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन 10 है। द ज्योमेट्रिक मीन इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जर्वेशन व्हेन xi इज रिप्लेस्ड बाय 3xi की पावर 4। तो मैंने मान लिया कि दो ऑब्जर्वेशन है मेरे पास बस a और b, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं था कि कितनी ऑब्जर्वेशन, तो मैंने मान लिया दो, इन दोनों का चेक करो क्या आता है, क्या मीन ज्योमेट्रिक मीन रूट 10, तो रूट ऑफ 1 इंटू 100 कितना आ रहा है, रूट 10 आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है। तो ठीक है भाई, अब रिप्लेस कर दो किससे, 1 को रिप्लेस कर दो 3 इंटू 1 की पावर 4, और 100 को रिप्लेस कर दो 3 इंटू 100 की पावर 4 से, रिप्लेस कर दिया, तो 3 इंटू 1 की पावर 4, 3 इंटू 100 की पावर 4, रिप्लेस करने के बाद में भाई 3 3 9, रूट के बाद आएगा 3, 100 की पावर 4 का रूट के बाद आएगा 100 का स्क्वायर, कितना आ गया 30,000, आंसर आ गया ये। अब देखो इसको ऐसे क्यों किया, क्योंकि अगर ये चीज़ वैलिड है तो सबके लिए वैलिड होगी, और अगर नहीं है वैलिड तो क्वेश्चन बन नहीं सकता, तो इसलिए हम लोगों ने दो ले लिया एग्जाम्पल और उठा के सॉल्व कर दिया, 30,000 आंसर आ गया। नेक्स्ट हाँ भाई, अगला क्वेश्चन बोला गया P ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है, तो P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू 5/6, P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 1/3, P ऑफ A बार दिया हुआ 1/2, तो हमने P ऑफ A निकाल लिया। P ऑफ A कितना होता है 1 माइनस P ऑफ A बार, तो 1 माइनस हाफ, तो P ऑफ A की वैल्यू आ गई हाफ, P ऑफ A इक्वल टू हाफ। अब देखो P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है, हाँ कि ना, तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो भाई P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू 5/6 इज इक्वल टू 1/2 प्लस P ऑफ B माइनस 1/3, उठा के P ऑफ B की वैल्यू निकाली, तो P ऑफ B की वैल्यू आ गई है हमारी 2/3, ठीक है। अब एक चीज़ करो, P ऑफ A को और P ऑफ B को इंटू करो, 1/2 इंटू 2/3 कितना आता है, 1/2 इंटू 2/3 1/3 आता है, मतलब P ऑफ A को इंटू P ऑफ B करते हो, दैट इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यही तो कंडीशन है किसकी, इंडिपेंडेंट इवेंट की, क्लियर है, P ऑफ A इंटू P ऑफ B इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की क्या कंडीशन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन है कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B होना चाहिए, आगे ना, चेक करो क्या इन दोनों को ऐड करो, 1/2 प्लस 2/3 कितना आता है भाई, नीचे आता है 6, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 2 4, ये तो 7/6, ये तो 1 से बड़ा हो रहा है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट है, आंसर इज ए ऑप्शन 1 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट भाई,
अगला क्वेश्चन बहुत फालतू सा क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे A coin is tossed twice if E and F denote the occurrence of head on the first toss and the second toss. तो भाई सैम्पल स्पेस बना लो पहले। हेड ऑन द फर्स्ट टॉस भाई 1 2 3 4 4/8 होगी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इवेंट की, ठीक है। पी ऑफ ई मान लो, पी ऑफ मैंने जल्दबाजी में ए लिख दिया, उसको पी ऑफ ई मान लो। नेक्स्ट पी ऑफ बी भाई हेड ऑन द सेकंड टॉस, हेड ऑन द सेकंड टॉस 1 2 फिर 3 4, ये 4 हो गए। तो पी ऑफ एफ का वैल्यू आ गया 4/8 आ गया। तो पी ऑफ ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ टोटल मिला के कितने केस हो गए, 1 2 हेड 3 4 5 6, 6/8 आ गया। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटर ई इंटरसेक्शन एफ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में कॉमन कितना है, ए और बी में कॉमन कितना, एक ये वाला कॉमन था, एक ये वाला, दैट इज 2/8। क्लियर है। तो ये कितना आ गया। अब देखो यहाँ पे हमको पूछा क्या गया है, व्हाट इज पी ऑफ ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ पूछा था भाई। ई डायरेक्टली यहीं पे आ गया भाई 6/8 3/4। चलो ये आ गया आंसर 3/4, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, द मीन इज 2/3। मीन का फॉर्मूला होता है एनपी, एनपी इज 2/3, वेरिएंस एनपी क्यू दैट इज 5/9। लिख दिया भाई। अब भाई एनपी क्यू से एनपी को डिवाइड कर दो, तो सिंपल सी बात है एनपी क्यू डिवाइडेड बाय एनपी, एनपी से एनपी कट जाएगा, कितना बचेगा, क्यू बचेगा। तो भाई डिवाइड कर दिया एनपी क्यू से एनपी को, दैट इज 5/9/2/3। क्यू की वैल्यू आ गई 5/6। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, तो पी की वैल्यू आ गई 1/6। कैसे भाई, पी प्लस क्यू कितना होता है, 1 होता है। तो भाई क्यू की वैल्यू 5/6 है तो पी की वैल्यू 1/6 आएगी। क्लियर है ना। एन की वैल्यू निकालनी है, हमको पता है एनपी 2/3 है, तो एन इंटू पी की वैल्यू 1/6 आ गई, तो 2/3, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमको बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 2। तो मुझको पता है दैट इज 4c2, मैंने NCR p की पावर n r q की पावर n माइनस r, ये फॉर्मूला होता है। तो 4c2 p की पावर 4 - 2 2 q की पावर 2, उठा के वैल्यूज पुट करिए, आंसर आ गया 25/216, 25/216 आ गया यहाँ पे, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द इफ द मोड ऑफ द स्क्वायर्स, if the mode of the scores 10 12 13 15 is 15, then what is the value। फालतू सा क्वेश्चन है भाई। 2 10 आ रहे हैं यहाँ पे, 2 12 आ रहे हैं, 2 13 आ रहे हैं, 2 15 आ रहे हैं। मॉड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, इसको क्या आना पड़ेगा, मॉड 15 होने के लिए 15 आना पड़ेगा। क्यों, 3 बार 15 हो जाएगा, हेंस डी इज द आंसर। नेक्स्ट पी ऑफ ए दिया हुआ है, पी ऑफ बी दिया हुआ है, तुमसे पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई पी ऑफ ए दिया हुआ है 3/4, उसको लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके 6/8। पी ऑफ बी दिया हुआ है 5/8, दोनों के ऊपर नीचे 8 आ गया। तो मैंने एक वेन डायग्राम बना दिया, ठीक है। वेन डायग्राम बनाया भाई, टोटल वेन डायग्राम 8 का है, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 5 है, ठीक है। पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम, कुछ नहीं करना होता उसमें। अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूँ, ध्यान दो, ये रहा और ये रहा, दिस इज ए दिस इज बी। अब देखो ये वैल्यू हो गई कितनी 5, ये वैल्यू कितनी होगी 1, टोटल ए के अंदर आ गया 6/8, बी के अंदर आ गया 5/8, तो बाहर कितना बैठा होगा 3। टोटल वेन डायग्राम के बाहर बैठा हुआ है 3, 6 बैठा हुआ अंदर, 6/8 टोटल हो गया 8, ठीक है। 5 6 7 बाहर बैठे हुए 2 बैठे हुए बाहर, ठीक है। क्योंकि देखो टोटल 5 और 1 6, बाहर बैठे हुए 7 8, तो 5 बाय टोटल 8, 6 बाय टोटल 8, ठीक है। अब व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी। मिनिमम सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है ए यूनियन बी की, आंसर है 6/8। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों कॉमन लेना हम लोग को, तो कॉमन लेंगे तो सबसे छोटा एरिया यही वाला बनेगा 6/8, 6/8 इज 3/4, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, भाई सबसे ज्यादा इंटरसेक्शन कितना हो सकता है, सबसे ज्यादा इंटरसेक्शन था जब बी का बी पूरा ए के अंदर आ जाएगा, आंसर है 5/8, ये भी आंसर सही है, इसका मतलब बोथ 1 and 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, भाई सिंपल सी बात है, अगर कंटिन्यूअस है इसमें 1 डालो तो a प्लस बी मिलेगा, इसमें 1 डालो तो कितना मिलेगा b माइनस ए, और वो x इक्वल टू 1 के बराबर, मतलब ये भी 5 के बराबर होगा, ये भी 5 के बराबर होगा। a प्लस बी की वैल्यू पूछिए 5, नहीं यकीन आता सॉल्व कर लो, b की वैल्यू 5 आ रही है, a की वैल्यू 0 आ रही है, b प्लस a करके देखो 5 आएगा, a इज द आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, वे साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। साइन एक्स का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है और ऐसा जाता है ग्राफ, आगे ना ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई, यहाँ पे बीच में आता है 5 पाई/2।
क्वेश्चन में क्या बोला गया, द फंक्शन इंक्रीज इन द इंटरवल 0 to पाई। चेक करो भाई, 0 से लेके पाई तक पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज, गलत हो गया। अगला बोला गया 5 π/2 से 3 पाई, 5 π/2 से 3 पाई, नीचे आ रहा है ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, ये आंसर सही है, दैट मींस ओनली सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट अगला बोला गया है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = 3 सिंपल सी बात है, f(x) = 3 मतलब यहाँ से सीधा यहाँ क्यों निकल जाएगा ग्राफ भाई, 3 का ग्राफ ही होता है ना, 0 पे 1 मिलेगा और ग्राफ ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका ना कुछ भी वैल्यू डालो, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू डालो सब वैलिड है, आंसर इज ए। नेक्स्ट हाँ भाई, इसकी डिग्री बतानी है तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस पर डिग्री बताने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले परफेक्ट स्क्वायर, रूट नहीं आना चाहिए, तो x = √1 + d2y/dx² है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x² = 1 + d2y/dx², आ गया, इसकी डिग्री आ गई 1, ठीक है। नेक्स्ट हाँ भाई, फालतू सा क्वेश्चन, किताब का क्वेश्चन है, y = a⁻b−x, एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, a⁻x - b⁻x, एक और बार डेरिवेटिव निकालेंगे, a⁻x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -b⁻x, इसका आएगा -1, तो प्लस इन दोनों को ऐड करके देखो 0 आता है, आगे ना सॉरी सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से ये कट कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये, एंड हेंस कौन सा आंसर हो गया हमारा, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट बी आंसर, बी, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, भाई सिंपल सी बात है, ln dy/dx = +y = x - y लिख सकता हूँ भाई, लॉग जब इधर जाएगा तो dy/dx = e⁻x - y, e⁻x - y को लिख सकता हूँ e⁻x/e⁻y, ये इधर आएगा e⁻y dy = e⁻x dx, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दिया, e⁻y का इंटीग्रेशन e⁻y आ गया, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x + c आ गया, c को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, e⁻x - e⁻y = c, ये आ गया आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हाँ भाई e⁻2 ln x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ln x² प्लस, देखो क्या लिख सकते हैं, जो e⁻2 ln x है ना, इंटीग्रेशन ऑफ इसको लिखता हूँ मैं ln x² लिख सकता हूँ, क्योंकि लॉग का काम होता है पावर निकालना, तो मैंने पावर चढ़ा दी वापस, प्लस ln x², ये बन जाएगा इंटीग्रेशन e⁻2 ln x², तो और पावर चढ़ा दो, फिर ln x⁻4 हो गया, e ln कैंसिल, x⁻4 dx, तो उसका होता है x⁻5/5, आ गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट हाँ भाई, कंसिडर द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी फॉर अ सेट ऑफ n नंबर्स, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, देखो वेटेड मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, सबके सब सेंटर टेंडेंसी होते हैं, इवन मीन एंड मीडियन एंड मोड, आंसर इज बोथ ए एंड बी, तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हाँ भाई, the number of science, arts and commerce graduates are 30, 70, 50 respectively. If these figures are represented by a pie chart, then what is the angle corresponding science graduate? That is science वाले graduate upon total, that is 30 + 70 + 50, और total कितना एंगल होता है 360 डिग्री। इस चीज को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 72 डिग्री, that is option B। Next, for a histogram on a frequency distribution, the unequal class intervals, the frequency of the class should be proportional to, देखो अगर सबकी जब विड्थ सेम होती है तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू हाइट, जब सबकी विड्थ सेम होती है, क्लास सेम होती है, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू हाइट होती है, लेकिन जब विड्थ सेम नहीं होती है तो पूरा क्या निकालना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है, तो आंसर इज बी ऑप्शन, एरिया। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ, चेंज इन स्केल पे भी डिपेंड नहीं करता, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कितना चेंज होता है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन पे भी डिपेंड नहीं करता, आंसर इज बोथ, चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये बोला गया था द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पीस पर पी पॉड ऑफ 198 पॉड्स, ऐसा बोला गया था क्वेश्चन में। तो भैया नंबर एफ आई दिया था, एफ आई दिया था ना फ्रीक्वेंसी, तो मैंने उठाकर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, टोटल आ गया 192, तो 192 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 96, तो 96 टर्म किसके अंदर आती है, इसके अंदर आती है, मीन्स 96 टर्म आती है 76 वाले में, 76 वाले मतलब ये 3 इज द आंसर, ये तुम्हारा मीडियन होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन,
हाँ भाई, बोला गया था लिमिट ऑफ दिस इक्वल टू -1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। अब सिंपल सी बात है, डायरेक्टली अगर ए डाल दिया तुम लोगों ने तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन जाएगा, इसलिए हमने लगा दिया एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि उठाकर इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आ गया ए की पावर x log ए माइनस ए एक्स ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए एक्स ए माइनस 1 माइनस 0 इज इक्वल टू -1 आ गया ये। अब उठा करके लिमिट डाल दी, लिमिट ए डालेंगे तो ए की पावर ए लॉग ए माइनस ए इंटू ए की पावर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू ए की पावर ए माइनस 1 इज इक्वल टू -1। ये इधर इंटू होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ए लॉग ए कितना आ गया 0, ए की पावर ए लॉग ए इक्वल टू 0। अब ये नीचे जाएगा तो लॉग ए इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ भाई, अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद द वेलोसिटी इन मीटर गिवन बाय द इक्वेशन दिस। तो dx/dt कितना दिया हुआ है x+1 दिया हुआ है और x हमारा डिस्टेंस है। सिंपल सी बात है, वेरिएबल सेपरेबल है, इसको नीचे लेके आए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x+1 इज इक्वल टू t। ठीक है, अब पूछा क्या गया है जब t की वैल्यू कितनी है x की वैल्यू कितनी है 24, तो x की वैल्यू 24 डाल दो तो t इज इक्वल टू लॉग ऑफ 25 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5 का स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 log 5। आंसर आ गया सी, दैट इज 2 log 5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोला गया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 टू a f of a minus x अपॉन f of x प्लस f of a minus x इक्वल टू dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो एक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन 0 टू a f of x इज इक्वल टू 0 टू a f of a माइनस x dx होती है प्रॉपर्टी। अब इसकी बात करते हैं, तो 0 टू a f of a माइनस x अपॉन f of x प्लस f of a माइनस x। ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर्टी डाली तो x की जगह पे डाल दो a माइनस x, x की जगह पे डाल दो a माइनस x, x की जगह पे डाल दो a माइनस x, हमारा आ गया ये। इसको और इसको उठा करके ऐड कर दो, i प्लस आई इक्वल टू 2i, और इन दोनों को ऐड करोगे, दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर आ जाएगा f ऑफ a माइनस एक्स प्लस f ऑफ x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कटेगा तो 0 टू a 1 dx आ गया। 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x फ्रॉम 0 टू a, ये 2 आ गया नीचे, बस कितना आ गया आंसर a/2 मतलब डी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बोला गया भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 x³ ये। अब सिंपल सी बात है, x की वैल्यू पुट करो भाई, 0/0 फॉर्म आ रही है, इसका मतलब क्या है वहाँ पे कि एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, लगा दो। x³ का डिफरेंशिएशन 3x², x² का 2x अपॉन x² का 2x और 3x का 3 आ गया, वैल्यू पुट करेंगे तो 3 - 2 अपॉन -2 + 3, आंसर आ गया 1, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट हाँ भाई, ये क्वेश्चन बोला गया था, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे इसको पहले तो तोड़ के लिख लो, 0 टू a f of x dx, ठीक है, प्लस 0 टू a f of -x dx इज इक्वल टू -a टू a g of x dx। ऐसा था, हमको क्या पुट करना है, -x को t पुट कर दो पहले, तो -x को कर दो t, तो -dx इज इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू आ गई -dt। क्लियर है, तो प्लस इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 पुट की तो 0, बट x की वैल्यू a पुट की तो ये आ जाएगा -a f of t -dt क्लियर है, इज इक्वल टू -a टू a g of x dx, और यहाँ पे लिखा था 0 टू a f of x dx लिखा हुआ है। अब अगर मैंने यहाँ पे प्लस बनाया है इसको, तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी, -a से 0 हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है भाई। अब इसको बना दो x, इसको बना दो dx, ठीक। अब -a टू 0 f of x dx, 0 टू a f of x dx, तो सिंपल सी बात है, इसको मैं लिख सकता हूँ -a से लेके a f of x dx इज इक्वल टू -a से लेके a g of x dx। अब इनको कंपेयर करो, f of x किसके बराबर है, g of x, आंसर इज g of x की वैल्यू बराबर है f of x के, दैट इज a ऑप्शन। नेक्स्ट आगे की बात करता हूँ भाई, y इज इक्वल टू √16 - x², y इज इक्वल टू √16 - x², ये किस चीज़ की इक्वेशन है, तो सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन है सेमी सर्कल की जिसका रेडियस है 4 का। ठीक है, मतलब ये पॉइंट आएगा 4,0, ये पॉइंट आएगा 0,0। तुमसे क्या बोला गया है, y > 0 मतलब ऊपर, y के ऊपर, y > 0 मतलब y में ऊपर क्यों जाना है, x एक्सिस, और इस ग्राफ का एरिया बताना है, मतलब ये एरिया बताना है। भाई रेडियस 4 का है, तो
तो पाई इंटू आर का स्क्वायर 16, और सेमी सर्कल बन गया ये, तो डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट, अगले अभी हमारे पास में y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 2x माइनस 27 द मैक्सिमम स्लोप एट, भाई मैक्सिमम स्लोप कितने पे आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू -1 डालो, x की वैल्यू 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो। सबसे ज़्यादा स्लोप कितने पे देखने को मिला, 1 पे, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 कितने को मिला, 5। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, आगे देखो वहाँ पे, a 24 centimeter long wire is bent in to form a triangle with one of the angles as 30 degree. What is the altitude of the triangle having the greatest possible area? तो so, ध्यान देना यहाँ पे, 24 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर थी, एक 24 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, ठीक है, ट्राइंगल है, ठीक, ट्राइंगल विद एंगल 60 डिग्री। व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल हैविंग ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया? चीज छुपी हुई है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया तभी होता है जब वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो सिंपल सी बात, हिंट भी दिया है कि एक एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लिया। अब भाई ये अगर 24 का है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड कितने की होंगी, 8 8 8 की होंगी। तो यहाँ पे एच हाइट 60 डिग्री, 8 8 8 मतलब इसका आधा कितना है, 4, ठीक है। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, h/4, तो 1060 इज इक्वल टू h/4, तो 1060 √3 हो गया, तो 4√3 इज इक्वल टू h। ये आ गया हमारा आंसर ए, ठीक है। जिसको एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन आता है उसको अच्छे से पता होगा कि एरिया का ट्राइंगल एरिया मैक्सिमम तब होगा जब वो इक्विलेटरल होगा। नेक्स्ट, भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर मॉड एक्स, बहुत फालतू सा क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? तो पहली बात तो ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है? तो वो ग्राफ जाता है मेरा ऐसा, ठीक है। अब ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ कैसा जाता है, यहाँ से ऐसा, क्लियर है, ऊपर की और दोनों साइड में। इस पॉइंट पे दो स्लोप एग्जिस्ट करते हैं, एक ये और एक ये। एंड स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश 0, एफ डैश ऑफ 0 मतलब स्लोप एट एक्स इक्वल टू 0। भाई दो स्लोप एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा फंक्शन बोलता है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज डी इज आंसर। नेक्स्ट, आगे देखो क्या बोला गया, 1/sec x प्लस 10x इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है। तो भाई 1/sec x प्लस 10x, इनको लिख दिया कॉस और साइन में लिख दिया, तो ऊपर आ गया cos x, नीचे आ गया 1 प्लस साइन x, आ गया dx, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर आ गया log ऑफ 1 प्लस साइन x। अब ये आ गया log ऑफ 1 प्लस साइन x, बट इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं। डी ऑप्शन पे जाओ, log a माइनस log b लगाओ, तो log a माइनस log b log a बाई b, तो ln sec x प्लस 10x अपॉन sec x आएगा, क्लियर। तो ln इसके नीचे जाएगा तो 1 प्लस 10x को लिख दिया साइन बाय कॉस, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस से कॉस कट गया, सेम आंसर आ गया, मतलब डी आंसर है इसका। नेक्स्ट, आगे की बात करते हैं। भाई क्वेश्चन क्या आता है, 1/sec² ऑफ 10 इनवर्स x। तो भाई हमको पता है sec² x इज इक्वल टू 1 प्लस 10² x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 10² ऑफ 10 इनवर्स x आएगा, बट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ कि ना, होल स्क्वायर। तो 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स x। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बोला गया भाई, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ साइन ln x प्लस कॉस ln, फोर्थ फालतू सा क्वेश्चन, कॉस ln x बाई x। भाई साइन का होता है कॉस ln x का 1/x, माइनस कॉस का होता है माइनस साइन ln x का 1/x। x की वैल्यू e पुट करनी है, ln e कितना होता है 1, तो cos 1 अपॉन e माइनस साइन 1 अपॉन e। तो आंसर आ गया हमारे पास में cos 1 माइनस साइन 1 डिवाइडेड बाय e, एंड द ऑप्शन इज ए, ठीक है भाई। नेक्स्ट, x इक्वल टू e की पावर t cos t, y इज इक्वल टू e की पावर t sin t, देन व्हाट इज dx बाय dy t इक्वल टू 0। फालतू सा क्वेश्चन है, x है उसको डिफरेंशिएट कर दो dx बाई dt, तो e की पावर t cos t माइनस e की पावर t sin t आ जाएगा। नाउ dy बाई dt इज इक्वल टू, भाई उसको डिफरेंशिएट करो, क्वेश्चन प्रोडक्ट टू लगाओ ना, e की पावर t sin t इंटू e की पावर t cos t, आ गया ना। e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t प्लस e की पावर t को एज इट इज लिखा, sin t का डिफरेंशिएशन cos t,
उठा के dx बाई dy मतलब दिस बाई दिस डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। t की वैल्यू कितनी बोली है 0, उठा के 0 पुट करो तो ये तो बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, e की पावर t बाय कैंसिल, आंसर आ गया 1, दैट इज बी ऑप्शन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट, हाँ भाई अगला बोला गया व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, बहुत फालतू क्वेश्चन, बहुत साल से आ रहा है इंडिया में। हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ से डिवाइड, तो भाई 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला sin 2 थीटा sin 4x आ गया, और साइन के मैक्सिमम वैल्यू की फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो हाफ इंटू 1, तो हाफ इंटू 1 मतलब आंसर इज ए, दैट इज हाफ। नेक्स्ट, आगे बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट दिस दिस दिस। ठीक है भाई, हमने एक पॉइंट लिया, पहला बोला गया द पॉइंट लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, और हम जानते हैं अगर एक पॉइंट को स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है तो उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ दिस, तो हम सिर्फ इसको निकाल के देख लेते हैं कि ये 0 आता है कि नहीं आता भाई, तो लिया इसका ट्रीटमेंट निकाला, आंसर कितना आ रहा है 0, देयरफॉर दीज लाइज ऑन अ लाइन, द पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन अ लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। भाई ये बात बिल्कुल गलत है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, लाइन कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, अगला बोला गया है व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। भाई x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 वाली लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, x इक्वल टू 2 वाली लाइन, और ये लाइन है y इज इक्वल टू √3x, y इज इक्वल टू √3x माइनस 2, इसका स्लोप है tan थीटा इक्वल टू √3 मतलब 60 डिग्री, तो सिंपल सी बात है 60 डिग्री पे लाइन जाएगी और -2 से ऐसे जाएगी। भाई ये 90 डिग्री पे 60, ये 60 डिग्री है, ये 90 है पूरा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री आएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल दिया नहीं है, ऑप्शन एक ही बचा बी। कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है तुम लोग को, एक लाइन ड्रॉ करनी है x इक्वल टू 2 और उठा करके इसका स्लोप ये 60 डिग्री पे, ये लाइन 60 डिग्री पे, ये लाइन 90 डिग्री पे, तो इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री, आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। भाई सिंपल सी बात है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ABCD फ्रॉम द ओरिजिन एक्स बटा इज 4,2, मतलब 4,2 है, और जो डायगोनल बन रही है ऐसे और ऐसे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन पे है, तो उनको बताना है इसकी इक्वेशन कितनी है, BD की इक्वेशन क्या है ये पूछा तुमसे। भाई एक बात बताओ, अगर स्क्वायर है डायगोनल तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री बनाएगी, मतलब इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप इक्वल टू -1, इसका स्लोप निकाल दिया, दैट इज y2 - 1 अपॉन x2 - x1, तो 2/4 आ गया, 2/4 कितना होता है 1/2, तो इस लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए, किसके साथ इंटू के 1 आए तो -2 होना चाहिए। चेक करो इनमें से -2 स्लोप कितनों का है, चेक करो -2 स्लोप कितनों का है, आंसर है ए ऑप्शन, क्योंकि y इज इक्वल टू -2x जाएगा ना उससे जाके, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट, if any point on the hyperbola is 3 tan theta minus 2 sec theta, then what is the eccentricity of the hyperbola। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x square by a square minus y square by b square equal to 1 होता है हाइपरबोला, और एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आता है e इक्वल टू √1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। क्लियर है, अब आगे बात करते हैं। भाई ये पॉइंट हाइपरबोला पे आता है, इसका मतलब उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x की जगह पे डाल दिया 3 tan थीटा, तो उसका स्क्वायर कर दो, तो बन गया 9 tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 4 sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है भाई, हमको पता है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 हाइपरबोला का क्या होता है, इक्वेशन होता है। अब एक चीज़ बताओ, a स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, एक और चीज़ tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 होता है कि नहीं, हाँ या ना भाई। sec देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर अब ये रिलेशन इक्वल टू 1 आना चाहिए तो इस a स्क्वायर को किसके बराबर होना पड़ेगा, 9 के बराबर होना पड़ेगा, और इस b स्क्वायर को किसके बराबर होना पड़ेगा, 4 के बराबर होना पड़ेगा। तो उठाओ e इज इक्वल टू √1 प्लस a स्क्वायर की वैल्यू 9, b स्क्वायर की वैल्यू 4, आंसर क्या है √13/4, दैट इज √13/2, ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर एसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास में क्या, ये तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। सर्कल का एसेंट्रिसिटी 0 होता है, पैराबोला का 1 होता है, एलिप्स का हाइपरबोला का >1 होता है। भाई आ गया आंसर, तीनों ऑप्शन करेक्ट है, आंसर इज
ऑल 1 2 3 हो गया ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। भाई डायरेक्शन रेशियो दिए हुए ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो हमने क्या किया ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा फॉर्मूला लगा दिया। तो ए डॉट बी 6 3 18 3 3 9 6 इंटू 0 0 रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब रूट मॉड ए निकाला मॉड बी निकाला इंटू कॉस थीटा, वैल्यू आ गई 1/√2 कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है π/4। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी दैट इज π/4, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट L, M, N are the direction cosines of the line x minus 1 equal to 2 into y plus 3 equal to 1 minus z. Then what is the value of L की पावर 4, N की पावर 4, N की पावर 4। तो ये था, हमने इसको ढंग से लिखा थोड़ा, x minus 1/1 is equal to y plus 3 upon 1/2 is equal to z minus 1/-1। इसको इसकी प्रॉपर फॉर्म में लिखा। तो a की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू 1/2 मिल गई और c की वैल्यू मिल गई -1 मिल गई। अब हम जानते हैं L का फॉर्मूला आता है a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो 1 अपॉन ये आ गया √9/4, √9/4 कितना होता है 2/3 L की वैल्यू। ऐसी N की वैल्यू आ गई 1/3, N की वैल्यू आ गई -2/3, उठा के इनका स्क्वायर कर पावर 4 कर दी, आंसर आ गया 11/27। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला हमारे पास में व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑन द वाई एक्सिस। तो ए पॉइंट दिया था, बी पॉइंट दिया था, मैंने ए बी वेक्टर निकाल लिया, उसको ए वेक्टर नाम दे दिया। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू -3 -1 -4 आई कैप 4 -7 -3 जे कैप -2 + 5 3 के कैप आ गया। और ए का बी पे प्रोजेक्शन जो होता है दैट इज ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड बी होता है। तो ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड बी, ठीक है, उठा करके वैल्यू पुट कर दी ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड बी, क्योंकि वाई एक्सिस बोलते हैं जे कैप। तो आंसर आ गया मॉड ऑफ -3 दैट इज 3 दैट इज सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस आर पासिस थ्रू 15 to -4। ठीक है भाई, हमने उठा करके तीनों पॉइंट का एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना कर दिया 0। तीनों पॉइंट को उठा करके इसके अंदर पुट करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, सॉल्व करके देखा मैंने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, कितनी वैल्यू आती है 2 वैल्यू आती है, सी का आंसर हो गया 2 एंड हेंस सी इज द ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगला भाई द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो भाई ये प्लेन है हमारे पास में, ठीक है, ये ओरिजिन है 0 0 0 और ये हमारे पास में अल्फा बीटा गामा मान लिया। प्लेन हमारे पास में x + y + z = 3, मतलब इसका n वेक्टर कितना हो गया i कैप प्लस j कैप प्लस ये इसका n वेक्टर हो गया। अब सिंपल सी बात है, n वेक्टर ये है और n वेक्टर तो ये होता है। ये कब आएगा जब ये पॉइंट होगा 1, 1, 1, क्योंकि 1 - 0 i कैप 1 - 0 j कैप 1 - 0 k कैप, ऑप्शन इज सी, देन आंसर इज सी हो गया। आगे देखते हैं। A vector r is equal to ai plus bj is equally inclined to x and y axis। तो ठीक है, मैंने एक वेक्टर मान लिया r वेक्टर, ये a है ये b है, इक्वली इंक्लाइन मतलब 45 डिग्री पे, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड है 2 का, इसका मतलब है √a² + b² कितना है 2 का है। और भाई अगर ऐसा है तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है तो a और b इक्वल होंगे। तो सिंपल सी बात है, ट्वाइस ऑफ √2a² = 2, तो 2a² = 4, 2a² = 4, a की वैल्यू आ गई a² की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू आ गई √2, तो b भी √2 होगा, आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू c वेक्टर इक्वल टू a + b एंड mod a इक्वल टू mod b। ठीक है भाई, तो पहले बोला है c इज परपेंडिकुलर टू a - b, c इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। ठीक है, तो मैंने क्या किया a + b को लिया और a - b को लिया, ठीक है, क्योंकि सी वेक्टर क्या a + b है, तो a + b डॉट विद a - b दैट इज mod ऑफ a² माइनस mod ऑफ b²। बट mod b तो mod a के बराबर दिया हुआ है, तो mod b जगह रख दिया mod a², तो आंसर कितना आ गया 0। एंड दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तब 0 होता है जब वो क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर, एंड हेंस पहली वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे बोला है c इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, c इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। तो भाई मैंने क्या किया c मतलब a + b को लिया, a क्रॉस b के साथ में उसका डॉट करवा दिया, तो a क्रॉस b डॉट विद a क्रॉस b डॉट विद b लिख दिया। यहाँ पे भाई a और a आ रहे हैं,
इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, बी भी आ रहा है डॉट प्रोडक्ट 0, आंसर इज 0। तो देयरफॉर सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, बिल्कुल बात सही है भाई। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0, ये भी ऑप्शन सही है, मतलब बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, a plus b is equal to mod of a minus b equal to 4, then which of the following is correct? तो भाई ध्यान दो, यहाँ पे मेरे को पता एक a वेक्टर है एक b वेक्टर है, उनका मॉड का फॉर्मूला था मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ a के मॉड का स्क्वायर b के मॉड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही a माइनस बी का होता है, a माइनस बी का होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगर ये दोनों के मॉड इक्वल है, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट 0 होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी 90, तो थीटा इक्वल टू 90, देयरफॉर ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी, सी इज द आंसर। ठीक है भाई, हो गया ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बाकी में सभी हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए बी सी आर कोप्लानर देन व्हाट इज 2a क्रॉस 3b डॉट 4c। ठीक है भाई, 2a क्रॉस 3b डॉट 4c बोला है। अगर ए बी सी कोप्लानर है, मतलब ए बी सी तीनों एक ही लाइन में आते हैं, अगर ए बी सी तीनों एक ही लाइन में आते हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा, लेट्स सपोज ए बी सी ऐसे है, ऐसा मान लेते हैं कि एक प्लेन है, इसी प्लेन में ए वेक्टर भी है, बी वेक्टर भी है, सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी करूंगा तो भाई कहीं ऊपर जाएगा, जो सी के परपेंडिकुलर आएगा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0। बी क्रॉस सी करो, बी क्रॉस सी करो तो एक वेक्टर ऊपर आएगा जो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, आंसर इज 0, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब बचा हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, फालतू क्वेश्चन है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज अ यूनिट वेक्टर। भाई इसका आंसर बी गलत है, गलत, बी नहीं है भाई। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज अ यूनिट वेक्टर, नहीं भाई, अगर आई को क्रॉस करते हो आई के साथ तो आंसर आता है 0, आई को क्रॉस करते हो जे के साथ तो के आता है, जे को क्रॉस करते हो के साथ तो माइनस आई, जे क्रॉस के आई आता है। तो अगर जब आई जे जे के आई का क्रॉस करोगे तो आएगा अलग आंसर, बट आई को आई के साथ जे को जे के साथ क्रॉस करोगे तो हरदम कितना आएगा 0, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। अगली स्टेटमेंट बोली गई है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिटी। कहाँ से भाई, आई क्रॉस डॉट विद जे 0 आता है, जे डॉट विद के कितना आता है 0 आता है, ये भी बात गलत होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है भाई, कभी भी ऐसे नहीं होता कि सम का, देखो a का 3i प्लस 4j, a का 3i माइनस 4j, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, एंड हेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, ऑल आर नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। क्लियर है? तो भाई ये थे तुम लोग के 120 क्वेश्चन किसके, एनडीए के पेपर के, और काफ़ी मतलब इसमें एक्यूरेसी है आंसर्स के अंदर, इसमें मैंने खुद चेक किया कि आंसर गलत एक भी नहीं है। ठीक है, चलो फिर इतना करते हैं, चलो फिर अगली बार मिलेंगे हम लोग। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।